नमस्कार, अभिनंदन, आदाब। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। आज हमारे नायक एक ऐसी मशहूर फिल्म शख्सियत हैं जिन्होंने अपने जमाने में जो फिल्म्स बनाई आज से 40-50 बरस पहले, वो आज भी कंटेम्प्रेरी क्लासिक्स की तरह देखी जाती हैं। एक बहुत ही सेंसिटिव डायरेक्टर, कैमरामैन, कोरियोग्राफर, एक्टर, सभी कुछ थे वो, जिन्होंने भारतीय फिल्म्स में पहली बार सिर्फ चेहरे के एक्सप्रेशन से, फेशियल एक्सप्रेशन से एक्टिंग करने की परंपरा डाली। मुझे किसी इंसान से कोई शिकायत नहीं। मुझे शिकायत है समाज के उस ढांचे से जो इंसान से उसकी इंसानियत छीन लेता है। मुझे शिकायत है उस तहजीब से, उस संस्कृति से जहां मुर्दों को पूजा जाता है और जिंदा इंसान को पैरों तले रौंदा जाता है। जी हाँ, हमारे समाज का असली चेहरा फिल्मी पर्दे पर उतारने वाले दुनिया के सबसे बेहतरीन डायरेक्टर्स में से एक गुरुदत्त हैं हमारे आज के नायक। आज बताऊंगा आपको कि क्यों न चाहते हुए भी बार बार गुरुदत्त को आना पड़ता था कैमरे के सामने एक्टर की भूमिका में, बतौर एक एक्टर। क्यों एक 7 महीने की प्रेग्नेंट महिला ने 1 घंटे तक डांस किया गुरुदत्त के सामने। साथ ही खुद वहीदा रहमान बताएंगी हमें गुरुदत्त साहब से उनकी पहली मुलाकात कैसे हुई थी। साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे हजारों ख्वाहिशें ऐसी और चमेली जैसी फिल्म्स के डायरेक्टर सुधीर मिश्रा, जो गुरुदत्त को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। तो बने रहिए मेरे यानी संजीव श्रीवास्तव के साथ। आप सुन रहे हैं नायक, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। बात कर रहे हैं हम आज द वन एंड ओनली गुरुदत्त साहब की। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन डायरेक्टर्स में से एक गुरुदत्त साहब हैं हमारे आज के नायक। गुरुदत्त बचपन से ही रिश्तों से बहुत नाउम्मीद हो चुके थे और उनका ये आइसोलेशन, उनका अकेलापन ताउम्र उनकी जिंदगी पर हावी रहा और उसकी झलक हमें उनकी फिल्मों में भी देखने को मिलती रही। गुरुदत्त के माँ बाप के बीच संबंध तनावपूर्ण थे और बड़े हुए गुरुदत्त अपने माँ बाप के बीच अक्सर लड़ाई झगड़े को देखते हुए। इसका उन पर गहरा असर पड़ा और जब उनके छोटे भाई की 7 साल की उम्र में ही असमय मौत हो गई तो उससे भी गुरुदत्त बहुत टूट गए। अक्सर उदास और निराश रहने लगे वो। बचपन में जो बच्चा उदास गुमसुम रहता था, वही एक दिन प्यासा का विजय बना और कागज के फूल के असफल निर्देशक सिन्हा साहब की तरह दर्शकों के सामने आया। गुरुदत्त लेकिन पढ़ाई लिखाई में तेज थे, पर अभावों की वजह से पढ़ाई उनकी पूरी नहीं हो पाई। 16 साल की उम्र में उन्हें एक स्कॉलरशिप मिली नृत्य गुरु उदय शंकर के पास डांस सीखने के लिए। लेकिन उसी दौरान सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ गई, वो डांस सेंटर बंद हो गया और साथ ही खत्म हो गई गुरुदत्त की डांस ट्रेनिंग। वहां से भागकर गुरुदत्त पहुंच गए कलकत्ता, जहां इधर उधर की ठोकरें खाने के बाद उन्होंने जीवन ब्रदर्स नाम की एक कंपनी में टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी कर ली। आगे बताऊंगा आपको कि क्यों गुरुदत्त, जिन्होंने अपनी एक्टिंग के इतने झंडे गाड़े अपनी फिल्मों में, वो शुरुआती दौर में एक्टर बनना ही नहीं चाहते थे, कैमरे को फेस ही नहीं करना चाहते थे। बने रहिए आप हमारे साथ और सुनते रहिए नायक। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। बात कर रहे हैं आज हम हमारे सबसे बेहतरीन फिल्म डायरेक्टर्स में से एक द वन एंड ओनली गुरुदत्त साहब की। तो आखिर ऐसी क्या बात थी कि गुरुदत्त एक्टिंग करना ही नहीं चाहते थे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि बार बार उन्हें कैमरे के सामने आना पड़ता था। गुरुदत्त साहब की एक्टिंग की शुरुआत कुछ इत्तेफाकन ही हुई। फिल्मों का शौक तो शुरू से था। अपने चाचा की सिफारिश से प्रभात फिल्म्स में उनका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया था डांस सिखाने के लिए। बीच बीच में कभी वो टेक्नीशियन की भूमिका में आ जाते थे, कभी जो सीनियर कैमरामैन होता था उसको असिस्ट कर लिया करते थे। चांद फिल्म बन रही थी, एक छोटे से रोल के लिए डायरेक्टर को एक एक्स्ट्रा की जरूरत थी। आसपास सामने एकदम से कोई दिखा नहीं, बस सेट पे मौजूद गुरुदत्त जो कोरियोग्राफी का काम कर रहे थे उनको सामने लाया गया और जबरन उनसे एक्टिंग करवा ली गई। इसी तरह से 1945 की फिल्म बरखा रानी में भी, जहां भी गुरुदत्त बुनियादी रूप से एक कोरियोग्राफर थे, वहां भी हीरोइन के भाई के रोल के लिए उनसे फिर जबरदस्ती एक्टिंग करा ली गई।
ये सिलसिला तब भी चलता रहा जब गुरुदत्त खुद डायरेक्टर बन गए। उनकी जो मशहूर फिल्में थी, प्यासा, साहेब बीबी गुलाम, कागज के फूल, इन सब में इतने मेमोरेबल किरदार उन्होंने निभाए, लेकिन वो सब उन्होंने किए किसी न किसी कोइंसिडेंस की वजह से। कभी लास्ट मिनट दिलीप कुमार साहब रोल से मुकर गए, डेट्स नहीं मिली, तो कभी विश्वजीत टाइम नहीं दे पाए। तो घूम फिर के कुछ ऐसा हो जाता था कि गुरुदत्त एक्टिंग करने पर मजबूर होते थे। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और बात कर रहे हैं हम आज प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कैमरामैन, कोरियोग्राफर, एक्टर गुरुदत्त साहब की। तो एक बार ऐसा क्या हुआ कि गुरुदत्त के सामने एक 7 months प्रेग्नेंट महिला ने 1 घंटे तक डांस किया। उन्होंने काफी दिनों से सोच रखा था कि साहिर लुधियानवी की जिंदगी पर वो एक फिल्म बनाएंगे। इसके लिए तलाश थी उन्हें एक अच्छे कथानक की, एक स्ट्रॉन्ग प्लॉट की। उसी कथानक की तलाश में एक दिन घूमते घूमते गुरुदत्त पहुंच गए एक कोठे पर। उनके सामने एक 7 months प्रेग्नेंट डांसर ने करीब 1 घंटे तक मुजरा किया। जो लोग उस कोठे को चला रहे थे, उनके डर से मजबूरी में उस लड़की को इस दशा में भी 1 घंटे तक डांस करना पड़ा था। वो दृश्य देखकर गुरुदत्त सहम गए, लेकिन साथ ही मिल गया उन्हें स्क्रीन प्ले अपनी अगली फिल्म प्यासा। दरअसल प्यासा का स्क्रीन प्ले कश्मकश नाम से लिखा गया था। एक परेशान शायर की जिंदगी निभाने के लिए गुरुदत्त ने साहिर साहब का सहारा लिया था। साहिर लुधियानवी और गुरुदत्त घंटों सिटिंग करते थे इस फिल्म की कहानी पर, और उनकी मेहनत की वजह से ही विजय नाम के अमर कैरेक्टर की रचना हुई थी। अबरार अलवी की लिखी स्क्रिप्ट और विजय के किरदार में गुरुदत्त की अदाकारी ने इस फिल्म को एक महान फिल्म बना दिया था, और रही सही कसर इस फिल्म को ग्रेट बनाने में पूरी की वहीदा रहमान की खूबसूरत अदायगी ने। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। बात कर रहे हैं हम आज महान फिल्म मेकर, भारत के दुनिया के सबसे बेहतरीन डायरेक्टर्स में से एक गुरुदत्त साहब की। फिल्म इंडस्ट्री में जब भी जोड़ियों का जिक्र होता है, जैसे दिलीप कुमार, मधुबाला, राज कपूर, नरगिस, राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, तो वहीदा रहमान और गुरुदत्त की जोड़ी का भी हमेशा जिक्र होता है। आइए सुनते हैं खुद वहीदा रहमान की जुबानी गुरुदत्त से हुई उनकी मुलाकात की कहानी। उन दिनों हम हैदराबाद, पूरा आंध्रा घूम रहे थे, तो वहाँ गुरुदत्त जी आए हुए थे। उन दिनों उनको कुछ नए चेहरों की तलाश थी, क्योंकि उनको लगा कि फोटोजेनिक फेस है, तो मैं ढूंढ रहा हूँ, और उर्दू भी बोलती, मतलब हिंदी बोल सकेंगी, तो मिलना चाह रहे थे वो। तो कोई डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस में हमारी मुलाकात हुई। मेरी वालिदा थी, मैं और गुरुदत्त जी के मिलाया गया। तो उन्होंने पूछा, आप हिंदी फिल्मों में काम करेंगे? तो मैंने कहा, दिली ख्वाहिश तो यही है, क्योंकि मैं तेलुगु, तमिल दोनों बोलती हूँ, मगर मुझे ऐसा महसूस होता है मैं हिंदी बोलूँगी तो ज़्यादा अपने आप को अच्छी तरह से जाहिर कर पाऊँगी। तो बोले अच्छा, तो बस, और उन्होंने कुछ कहा नहीं कि आप आइए कुछ कीजिए, सिर्फ इतना कहा कि आप हिंदी फिल्मों में काम करना चाहते हैं। कहा हाँ। तो ऐसे हुई थी गुरुदत्त और वहीदा रहमान की मुलाकात, और फिर इस जोड़ी ने भारत को एक से एक खूबसूरत और कामयाब फिल्म्स दी। प्यासा, कागज के फूल, साहेब बीबी और गुलाम, चौदहवीं का चांद। फहरिस्त चाहे छोटी है, बहुत लंबी नहीं है, लेकिन यादगार सूची है ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की क्लासिक्स की। आगे बताऊंगा आपको कि क्यों आज भी कई फिल्म मेकर्स मानते हैं अपना गुरु, अपना नायक गुरुदत्त को। साथ ही हम बात करेंगे मशहूर फिल्म डायरेक्टर सुधीर मिश्रा जी से भी। आप बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए नायक। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। बात कर रहे हैं हम आज भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सबसे कामयाब, बेहतरीन डायरेक्टर्स में से एक गुरुदत्त साहब की। तो ऐसी क्या वजह है, ऐसा क्या हुनर था गुरुदत्त में कि आज भी कितने ही फिल्म मेकर्स, फिल्म डायरेक्टर्स अपना नायक, अपना गुरु गुरुदत्त को मानते हैं। सुधीर मिश्रा भी उन्हीं फिल्म मेकर्स में से एक हैं जो गुरुदत्त को अपना आदर्श मानते हैं, अपने लिए एक प्रेरणा का स्रोत मानते हैं।
सुधीर मिश्रा ने खुद लीक से हटकर फिल्में बनाने की हिम्मत दिखाई है, जैसे इस रात की सुबह नहीं, खोया खोया चांद, चमेली, हजारों ख्वाहिशें ऐसी। सुनते हैं सुधीर मिश्रा से क्यों वो गुरुदत्त को अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं। उनका रिदम जो था और अंदाज़े बयां जो था वो अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा से इन्फ्लुएंस था, लेकिन उसको एक पूरे दूसरी लेवल पे ले गए थे। ऐसा नहीं है उनके बारे में ऐसी खबर है कि जैसे कि वो सिर्फ अपने तरह की फिल्में बनाते थे और बुरे कवि की तरह उनकी जिंदगी सुनाई जाती है, वो ऐसा है नहीं। वो स्टूडियो ओनर थे, उन्होंने बड़ी सफल फिल्में बनाई, उनकी शायद एक ही फिल्म ऑडियंस को पसंद नहीं आई, वो थी कागज के फूल। बहरहाल वो आज क्लासिक है, तो हमारे लिए तो वो एक इंस्पिरेशन है। जितना नाम उनका इज्जत से लिया जाता है, इससे लिया जाता है फिल्मी जगत में और फिल्म वालों में, वो शायद ही किसी को याद किया जाता है उतना। तो सुना आपने सुधीर मिश्रा को। उन्हीं की तरह ऐसे कई फिल्म मेकर्स हैं जो गुरुदत्त से इंस्पायर्ड हैं। अगर हम फिल्म मेकर्स की बात छोड़ें भी तो मेरे और आप जैसे न जाने कितने हिंदी फिल्मों के दीवाने ऐसे हैं जिन्होंने गुरुदत्त साहब की फिल्म एक नहीं कई बार देखी है। बहुत ही बारीकी से उसके अलग अलग फैसेट को, पहलू को एप्रिशिएट किया है, क्योंकि ट्रूली गुरुदत्त वॉज अ जीनियस। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग FM। बात कर रहे हैं हम आज गुरुदत्त साहब की। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था एक बार कि गुरुदत्त के फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर SD बर्मन ने उनको दे डाली थी एक धमकी। बात ये तब की है जब प्यासा फिल्म रिलीज हो चुकी थी, बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट हो चुकी थी। गुरुदत्त पूरे जोश में थे। अबरार अलवी जिन्होंने प्यासा की स्क्रिप्ट लिखी थी, वो अगली स्क्रिप्ट भी लिख चुके थे गुरुदत्त के कहने पर। फिल्म थी कागज के फूल। उनकी हर फिल्म में SD बर्मन साहब का ही संगीत होता था। SD बर्मन साहब ने स्क्रिप्ट पढ़ी, फिर दोबारा पढ़ी और फिर उनकी आंखों में आंखें डालकर बहुत ही गंभीर संजीदा अंदाज में बोले कि गुरुदत्त तुम ये फिल्म नहीं बनाओगे। गुरुदत्त ने जब वजह जाननी चाहिए तो बर्मन दा का कहना था कि ये फिल्म तुम्हारी इमेज की मौत साबित होगी। लोग इसको एक कहानी की तरह नहीं देखेंगे बल्कि गुरुदत्त की जिंदगी की असली कहानी की तरह देखेंगे। लेकिन गुरुदत्त साहब अपनी जिद पर अड़े रहे और आखिर में बात यहां तक पहुंची कि SD बर्मन मान तो गए कागज के फूल में म्यूजिक देने के लिए, लेकिन साथ ही उन्होंने ये शर्त भी लगा दी कि इस फिल्म के बाद वो आइंदा गुरुदत्त की किसी भी फिल्म का म्यूजिक नहीं देंगे। और फिर हुआ भी वही। कागज के फूल के बाद कभी भी SD बर्मन ने गुरुदत्त की फिल्म में संगीत नहीं दिया। सच तो यह है कि उसके बाद गुरुदत्त की कोई फिल्म बनी ही नहीं। और साथ ही सच हुई बर्मन दा की हुई भविष्यवाणी। आज भी कागज के फूल गुरुदत्त की अपनी खुद की कहानी मानी जाती है। लोग यहां तक कहते हैं कि दुनिया की एक ऐसी पहली फिल्म थी जिसमें फिल्म मेकर ने अपना भविष्य पहले ही दिखा दिया था। कागज के फूल बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुई, लेकिन गुरुदत्त की आत्महत्या की खबर ने इस फिल्म को जैसे नई जिंदगी दी। और आज तक भारतीय फिल्म उद्योग की अगर 5-10 बड़ी क्लासिक फिल्म्स की कहीं कोई लिस्ट बनती है तो कागज के फूल का नाम उनमें हमेशा शुमार होता है। तो ये थे हमारे आज के नायक गुरुदत्त, जिन्होंने रील और रियल लाइफ के फर्क को जैसे अपनी जिंदगी में मिटा डाला। उनकी कहानी में एक इंस्पिरेशन भी है, एक ट्रेजेडी भी है, लेकिन असली नायकों की कहानी में ये सब तो होता ही है कई बार। आपसे अब मुलाकात होगी सोमवार की रात, जब हम हाजिर होंगे सुपरस्टार रजनीकांत की जिंदगी के कुछ रोचक, दिलचस्प और इंस्पायरिंग किस्सों के साथ। तब तक के लिए मुझे संजीव श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब बखैर, गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट वीकेंड।